हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस कठुमर में। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आप सभी वीडियोस बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, साथ साथ आप बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ रहे होंगे उसको, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। ठीक है, जब तक आपका ऑनलाइन चलता है आप इसी से पढ़ें और अपना 100% एफर्ट करें। क्वेश्चन भी सॉल्व करें, नहीं आया था उससे पूछिए। ठीक है, ऐसा मत सोच रहा सर अब कब तक ऑनलाइन चलेगा, कि हम कब स्कूल जाएंगे, तो वो फिर सब फ्यूचर की बात है। लेकिन अभी जो चल रहा है, आपकी पढ़ाई चल रही है सभी सब्जेक्ट की, तो आप उससे पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। हर टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो उन पर आप पूरा फोकस करिए। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 8, ठीक है, चैप्टर 8 हमारा चल रहा है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में आपको ध्यान होगा आपने क्या पढ़ा था। हमने चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था, और हमने चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा था। तो हमने सीख लिया था कि अगर कोई लूप हमारे पास है, लूप का मतलब क्या होता है, बंद पथ। लूप कैसा भी हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है, बंद पथ होना चाहिए बस। ये बंद पथ हो गया, ये क्या बन गया, लूप बन गया। तो हमने देखा था कि अगर कोई धारावाही लूप है, कोई धारावाही लूप हमारे पास है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करो आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होता है, ए। तो उस लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन आई ए। n क्या होती है, फेरों की संख्या। ठीक है, n क्या होती है बच्चों, फेरों की संख्या। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट वीडियो में कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है लूप का, वो क्या होता है, एन आई ए होता है। और अगर हमने एक क्षण चुंबक की बात की थी, हमने एक बार मैग्नेट को लिया था, तो ये मान लो उसका एन पोल है, ये उसका एस पोल है। अगर दोनों ध्रुवों के मध्य लंबाई कितनी हो, एल हो, तो क्षण चुंबक के लिए क्या फॉर्मूला आया था, एम इंटू एल। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। एम होती है बच्चों ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता क्या होती है, आकर्षण करने की क्षमता। ठीक है, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। एल होती है उसकी इफेक्टिव लेंथ, प्रभावकारी लंबाई। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक शॉर्ट एंड स्वीट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम स्टडी करेंगे एक इलेक्ट्रॉन किस तरह मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है। यानी हमारा टॉपिक आज का है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ये हमारा टॉपिक है आज का, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल है, ये छोटा सा टॉपिक है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक से ही, नाम से क्लियर है कि कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण हमें निकालना है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो प्रत्येक पदार्थ है इस ब्रह्मांड में, कोई भी पदार्थ है, वो सब किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मैटर इज मेड बाय एटम्स। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु, ये सब हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, 11वीं में आपने काफी पढ़ा है। परमाणु का जो मध्य भाग होता है, वहां इसका संपूर्ण धनावेश और जो सारा का सारा द्रव्यमान है, ठीक है, जहां केंद्रित होता है उसे हमने क्या बोल देते हैं, नाभिक बोल देते हैं। ये सब बातें आपको पता है।
और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। देखो वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ा है सोमरफेल्ड वाले परमाणु मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। लेकिन बच्चों सारी जो गणनाएं हैं, सारी जो कैलकुलेशंस हैं, वो कक्षाएं वृत्ताकार मानकर की गई हैं, क्योंकि वृत्ताकार मानने से सुविधा थोड़ी सरल हो गई हमारे पास जो कैलकुलेशंस थी। तो इलेक्ट्रॉन हम मानते हैं कि कौन सी कक्षा में चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ओके, अब बच्चों आपने पढ़ा है काफी, जो इलेक्ट्रॉन है वो दो प्रकार की गति करता है, दो प्रकार की गति करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर जो गति कर रहा है वो दो प्रकार की गति कर रहा है, ठीक है। वो गति कौन कौन सी है? एक तो होता है बच्चों ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन यानी कक्षीय गति। एक तो क्या होता है ऑर्बिटल मोशन यानी कक्षीय गति, और एक बच्चों होता है स्पिन मोशन, ठीक है। स्पिन का मतलब क्या होता है? चक्रण, चक्रण गति। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात ये जान लेना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दो प्रकार की गति कर रहा है। एक तो कर रहा है वो कक्षीय गति, यानी नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, कक्षा में जो घूम रहा है वो कक्षीय गति है, और अपनी धुरी पर भी घूमता है, अपनी धुरी पर भी वो रोटेशन करता है, चक्रण करता है। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? चक्रण गति बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति करता है, कक्षीय गति और चक्रण गति। उदाहरण के लिए जैसा आपको पता है कि जैसे हमारी जो पृथ्वी है, ये मानो सपोज करो सूर्य है, तो पृथ्वी क्या कर रही है? उसके चारों ओर भी परिक्रमा कर रही है, तो वो तो कक्षीय गति हो गई। और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी तो घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, वो उसकी क्या हुई? चक्रण गति हो गई। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य तो हमारा नाभिक है, ब्रह्मांड का जो मध्य बिंदु है वो सूर्य है, सूर्य हमारा क्या हो गया? नाभिक हो गया। और जो पृथ्वी है एज ए इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो कक्षाओं में गति कर रही है, कक्षा को पूरा कर रहा है, वो परिक्रमा जो कर रही है, वो तो उसकी ऑर्बिटल मोशन हो गया, कक्षीय गति हो गई। और अपनी धुरी पर जो घूम रही है, अपनी धुरी पर वो घूमती है, स्वयं के अक्ष के सापेक्ष वो घूर्णन करती है, वो चक्रण गति हो गई। तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? एक आवेशित कण है। और जब बच्चों आवेश घूमेगा, किसी लूप में जब आवेश घूमेगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित कण, ये सब आपको पता है। नेगेटिव पार्टिकल है। और सपोज करो नाभिक के चारों ओर जो हमारा इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहा है, मान लो ऐसे घूम रहा है सपोज करो, ठीक है, और अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है, अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और चक्कर भी लगा रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऋणावेशित कण है, तो आवेश घूम रहा है, आवेश परिक्रमा कर रहा है। यानी आवेश आपको पता है जब गति करेगा, आवेश का जब प्रवाह होगा, गति होगी जब आवेश की, तो भाई आपको पता है कि धारा प्रवाह होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो एक तरीके से जो परमाणु की कक्षा है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? वो बिल्कुल बच्चों धारावाही लूप बन जाएगा। क्या बन गया? धारावाही लूप। कोई अलग से करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं बाहर से। इलेक्ट्रॉन घूमेगा यानी आवेश घूमेगा, आवेश जब गति करेगा तो जो परमाणु की कक्षाएं हैं वो एक धारावाही लूप की भांति व्यवहार करती है। जो एटॉमिक ऑर्बिट्स हैं, परमाणु की जो कक्षाएं हैं, वो धारावाही लूप की भांति व्यवहार करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब किसी लूप में करंट फ्लो होगा तो भाई चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा और चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा? जनरेट होगा। तो हमें इसी को निकालना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो यहां एक सवाल हमारे सामने क्या आता है कि सर जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कौन सी गति से उत्पन्न हो रहा है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह की गति करता है। एक तो कौन सी गति? कक्षीय गति, नाभिक के चारों ओर,
और एक अपने अक्ष पर जो घूमता है वो कौन सी गति होती है? वो होती है चक्रण गति। ठीक है। अब बच्चों क्या है, जो चुंबकीय आघूर्ण बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसमें मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है? कक्षीय गति का होता है। चक्रण गति का योगदान बहुत कम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति करने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जो चुंबकीय आघूर्ण जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, उसमें लगभग सबका, यानी जो मोस्टली किसका योगदान होता है? कक्षीय गति के कारण ही उत्पन्न होता है। चक्रण गति से बहुत कम इसका योगदान होता है चुंबकीय आघूर्ण में। ठीक है, ये बात भी हमने समझ ली। तो कक्षीय गति का ज्यादा योगदान है बजाय चक्रण गति के। तो अब इसको भी देख लीजिए कि अगर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो ध्रुव भी बनेंगे। और ध्रुव कैसे बनेंगे? जैसे मान लो भाई इलेक्ट्रॉन हमें इस तरह घूम रहा है, ठीक है, तल में ले रहा हूं मैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे मान लो चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर, इस तरह। तो सपोज करो मैं ले रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त, या वामावर्ती बोल दिया मैंने। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। अब इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में घूम रहा है। आपको पता है जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। तो यहां बच्चों करंट क्या होगा? करंट यहां क्लॉकवाइज होगा। जब इलेक्ट्रॉन वामावर्ती होगा तो करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती है। क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में घूम रहा है तो लूप में करंट कैसा होगा? दक्षिणावर्त होगा। और दक्षिणावर्त का मतलब ये लूप का तल, ये मैंने बता रखा है आपको, ये लूप का तल ये हो गया ना दक्षिणावर्त। लूप का तल कौन से ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा? एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। अगर लूप में धारा, कक्षा में धारा दक्षिणावर्त है, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? वामावर्त दिशा में घूम रहा है, तो लूप का तल क्या बन जाएगा? एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। और सपोज करो ऐसे ये हमने लूप का तल लिया। अब मानो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है दक्षिणावर्त। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कैसे चल रहा है? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो धारा क्या होगी? धारा होगी वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब धारा जब वामावर्त होती है तो लूप का तल क्या बन जाता है? ये देखो हो गया ना वामावर्त दिशा में एन ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। लूप का तल क्या बन जाएगा? एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। अब इसका मतलब यही है क्या ऊपर से देखोगे तो एन ध्रुव और नीचे से देखोगे तो एस ध्रुव। यहां ऊपर से देखोगे तो ऊपर तो हो गया एस, नीचे क्या हो गया? एन हो गया। ऊपर से देखोगे तो एन, नीचे क्या हो जाएगा? एस। क्योंकि दोनों तरफ से देखने पर धारा की दिशा आपको विपरीत दिखाई देगी। ऊपर से आप देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, नीचे से क्लॉकवाइज करंट होगा। यहां ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज करंट है, नीचे से क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो हमारी कक्षाएं हैं वो भी एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रही हैं। ये मैं आपको बता भी चुका हूं पहले, धारावाही लूप का जब हमने चुंबकीय आघूर्ण निकाला था उसके उस टॉपिक मैंने आपको बताया था कि किस तरह यहां ध्रुवों का निर्माण होता है। क्लियर है? ओके, तो चलो अब निकालते हैं हम कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। तो सपोज करो भाई हमारे पास कोई लूप है, ठीक है, ये हमारे पास कोई लूप है और यहां इस तरह इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। करंट इसके विपरीत दिशा में होगा, आई करंट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा तो ऊपर वाला ध्रुव तो क्या बन जाएगा? एस, और नीचे वाला ध्रुव क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा। ठीक है, इस लूप का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं? ए। इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या हो गया? ए हमने मान लिया। तो आपको पता है कि इस लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण हम जानते हैं वी नॉट एट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है,
चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? M इज इक्वल टू NIA। किसी लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? M इज इक्वल टू NIA। हम एक ही लूप ले रहे हैं तो n का मान हम क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं। तो M इज इक्वल टू क्या हो गया? IA, क्योंकि यहां पर हमने जो n लिया है वो कितना लिया है? 1। तो M इज इक्वल टू क्या हो गया? IA। ठीक है, ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए I क्या है हमारे पास? I धारा है। थोड़ा इसको हम और जनरलाइज करें तो चूंकि धारा जो होती है I इज इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा। तो Q अपॉन T, यानी एक चक्कर उसने पूरा करा, धारा हमेशा बंद पथ में बहती है, तो एक बंद पथ, एक लूप क्रॉस करा तो कितना आवेश प्रवाहित हो गया? Q। और T उसका क्या हो गया? आवर्तकाल। तो आवेश की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन है तो मैं क्या ले रहा हूं? E अपॉन टी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण ले रहा हूं मैं E अपॉन टी। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी या E अपॉन टी। E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ओके, अच्छा आप देख सकते हो चूंकि जो T होता है समय, समय होता है दूरी बटा चार, तो एक चक्कर में दूरी कितनी तय होगी? 2πr। अगर इस लूप की त्रिज्या कितनी है? r, और कितनी चाल से चल रहा है? मान लो वो v चाल से, दूरी बटा चार। तो आप देख सकते हैं यहाँ I कितना हो जाएगा हमारे पास? I E अपॉन टी कितना है? 2πr। v नीचे आएगा तो ऊपर चल जाएगा ये EV अपॉन 2πr। ठीक है, तो इस I की वैल्यू आप 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और आप ये भी जानते हैं तथा जो हमारा क्षेत्रफल होगा लूप का वो क्या होगा? πr²। लूप का क्षेत्रफल क्या होगा? A इज इक्वल टू πr²। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, I और A की वैल्यू पुट करें, यानी समीकरण 2 और 3 से अपन मान रखते हैं किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो यहां रख देता हूं मैं मान। I और A का मान आप कहां रख दो? इक्वेशन 1 में। देखो समीकरण 1 से M इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है? EV अपॉन 2πr, और A है πr²। A है πr²। तो कुछ कट रहा है क्या? देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक आर बच जाएगा। तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण आया कैपिटल M इज इक्वल टू कितना आ गया? हाफ EVR। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हाफ EVR। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कितना आ गया? M इज इक्वल टू हाफ EVR। ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वे उसका रेखीय वेग है, R कक्षा की त्रिज्या है। तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M इज इक्वल टू कितना मिल गया? हाफ EV। ठीक है, हाफ EVR। ओके, तो देखो इसको हम दूसरी फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। देखिए, तो ये तो हमने देख ही लिया है कि कैपिटल M इज इक्वल टू कितना मिला था? हाफ EVR। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी 4 आ गई। M इज इक्वल टू हाफ EVR। ठीक है, M इज इक्वल टू कितना मिल गया था? हाफ EVR। अब देखिए इसको हम दूसरे फॉर्म में लेके आए हैं, वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? देखिए, आपको पता है जो कोणीय संवेग होता है, चूंकि कोणीय संवेग जो होता है उसे L या J से शो कर सकते हैं। तो L इज इक्वल टू होता है R क्रॉस P। आपने 11th क्लास में पढ़ा है। L इज इक्वल टू क्या होता है? R क्रॉस P। P होता है रेखीय संवेग। P क्या होता है? रेखीय संवेग। तो L इज इक्वल टू क्या होगा? R क्रॉस P। क्या हो जाएगा भाई? MV होता है P। P बराबर क्या होता है? MV।
एल तो हो गया कोणीय संवेग, आर हो गया त्रिज्या, और पी क्या हो गया, रेखीय संवेग। पी बराबर क्या होता है, एम वी। तो यहां से एल इज इक्वल टू, एम अदिश है तो बाहर ले लो, तो आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी। तो इसके हम जो वैल्यू पुट करते हैं, इसको परिमाण लेके चले, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एम वी आर। ठीक है, एल इज इक्वल टू क्या आ गया, एम वी आर, क्योंकि आर और वी कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, क्योंकि आर इज परपेंडिकुलर वी। तो बच्चों एल इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, तो अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन 4 से देखो, चुंबकीय जो आघूर्ण है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का, कैपिटल एम इज इक्वल टू हाफ ई, देखो वी आर। तो आप देख रहे हैं एम इज इक्वल टू हाफ ई। देखो वी आर को मैं एल अपॉन एम लिख सकता हूं, वी आर को क्या लिख सकता हूं मैं, एल अपॉन एम, स्मॉल एल। चूंकि एल इज इक्वल टू कितना है, एम वी आर, तो यहां से देखो आप देख रहे हैं वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन एम। ठीक है, वी आर कितना हो गया, एल अपॉन एम। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि कैपिटल एम इज इक्वल टू ई एल अपॉन टू एम, ई एल अपॉन टू एम। चलो ये तो इसका परिमाण हो गया, तो अभी हम वेक्टर नहीं लगा रहे, ये तो परिमाण के रूप में आ गया, ई एल अपॉन टू एम। कैपिटल एम इज इक्वल टू ई एल अपॉन टू एम। ठीक है, ई एल अपॉन टू एम सदिश रूप में लिखें। वो तो देखो ये तो फॉर्मूला एक तो ये है ही हाफ ई वी आर, आपको ये भी ध्यान रखना है कोणीय संवेग के रूप में। तो सदिश रूप में देखो कैपिटल एम वेक्टर इज इक्वल टू, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस ई एल अपॉन टू एम, माइनस ई एल अपॉन टू एम। तो ये बच्चों इक्वेशन नंबर बन गई 5 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं समीकरण 5 या 6 से आप देख रहे हैं जो m अपॉन एल है उनका जो अनुपात है वो बराबर आता है e अपॉन टू एम के, e अपॉन टू एम। m हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण है और l क्या है, कोणीय संवेग। यहां से भी आपको पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसकी दिशा कोणीय संवेग के क्या होगी, विपरीत होगी। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कोणीय संवेग के क्या होती है, विपरीत, क्योंकि माइनस शो कर रहा है। तो m की जो डायरेक्शन होगी, चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होगी वो कोणीय संवेग की कैसी होती है, विपरीत होती है। समझ गए, यानी इस तरह है कि अगर मान लो हमारे पास कोणीय संवेग ऊपर है तो चुंबकीय आघूर्ण नीचे होगा, और अगर कोणीय संवेग नीचे की तरफ है तो कोणीय संवेग ये चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई एल अपॉन टू एम। फिर हमने देखा कि यहां पर चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग का जो अनुपात है वो एक कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, E अपॉन टू एम। ई अपॉन एम को तो बोलते हैं विशिष्ट आवेश, और E अपॉन टू एम क्या होता है, तो बच्चों इसका भी नाम है, इसे बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। यानी चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग का जो अनुपात है उसे बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, जायरो चुंबकीय अनुपात बोलते हैं इसको, ई अपॉन टू एम को। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, जायरो चुंबकीय अनुपात। तो ई अपॉन टू एम को बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो, यानी जायरो चुंबकीय अनुपात। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग का अनुपात किसके बराबर होता है भाई, जायरो चुंबकीय अनुपात के बराबर होता है। और देखिए
देखो, तो ये हमारे काम में आएगी। देखिए, बोर के क्वांटम सिद्धांत में हमने पढ़ा है, बोर के जो परमाणु मॉडल का उसका जो क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत में हमने पढ़ा है कि जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। होता कि नहीं होता? कोणीय संवेग जो होता है वो h/2 का क्या होता है भाई, पूर्ण गुणज, यानी L इज इक्वल टू NH/2 तो ये कोणीय संवेग है। L यहां पर क्या है, कोणीय संवेग यानी MVR। n हमारी कोई पूर्ण संख्या है। h क्या होता है, h को बोलते हैं प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं h को, प्लांक नियतांक। इसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी। तो L इज इक्वल टू होता है NH/2 तो आप इसमें देखो L की वैल्यू पुट करें तो हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण होगा कैपिटल M इज इक्वल टू, देखो E/2m, L की वैल्यू क्या है NH/2 NH/2 तो इस रूप में भी हम इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं, M इज इक्वल टू, ठीक है, कक्षीय गति की बात है ये, तो आप देख रहे हैं कि M और ऊपर बचेगा EH/4πm, E इंटू एच और ये क्या बचा 4πm, EH/4πm। तो कैपिटल M इज इक्वल टू N इंटू EH/4πm। तो बच्चों ये जो EH/4πm है कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, H प्लांक नियतांक, 4π कांस्टेंट संख्या, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इसे भी हमने एक नाम दे दिया कि M इज इक्वल टू N/μb। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि सिद्ध करो कि जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण है वो इसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो इसके किसके, यहां जो μb है, जो हमने किसकी जगह लिखा है, ये μb हमने किसी जगह लिखा है, EH/4πm की जगह लिखा है। इसे बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, बोर मैग्नेट्रॉन, इसका नाम है बोर मैग्नेट्रॉन। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिद्ध करो कि कक्षीय इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो बोर मैग्नेट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो M इज इक्वल टू N इंटू μb। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो μb की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। μb इज इक्वल टू क्या है, EH/4πm। तो आप देखो वैल्यू निकाल सकते हो इसकी। E की वैल्यू क्या होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। H लिखा है मैंने आपके सामने 6.62 इंटू 10⁻34/4, पाई कितना है 3.14, और M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो जब आप इसको हल करेंगे तो सॉल्व करने पर आप इसको वैल्यू याद भी रखें। इसकी वैल्यू आती है 9.2 इंटू 10⁻24। ठीक है, 9.2 इंटू 10⁻24, और इसका मात्रक आपको मिलता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। जो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है आप देख रहे हैं M, क्योंकि N तो संख्या है तो μb का मात्रक भी क्या होगा, जो M का मात्रक है, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक इसकी वैल्यू आती है μb की, बोर मैग्नेट्रॉन 9.2 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण होता है वो बोर मैग्नेट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, ओके। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने अभी नहीं किए इसमें। देखिए, तो चलो आप बुक का एग्जांपल लेते हैं। यस, एग्जांपल फर्स्ट लेके चलते हैं। ओके, एग्जांपल फर्स्ट, सिंपल एग्जांपल। क्या कह रहे हैं,
कह रहा है 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई, 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई, ठीक है। 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई के चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता 40 एम्पीयर मीटर है। प्रभावी लंबाई के चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता 40 एम्पीयर मीटर है। 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई के चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता 40 एम्पीयर मीटर है, ठीक है। तो कह रहे चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई, तो क्या दिया हुआ है आपको, आपको गिवन क्या है भाई, एल कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ध्रुव प्रबलता कितनी है, स्मॉल एम हम जानते हैं ध्रुव प्रबलता होती है 40 एम्पियर मीटर, यानी 40 एम्पियर मीटर। तो चुंबकीय आघूर्ण आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है भाई क्या फॉर्मूला लगाओगे, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इंटू एल, कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल एल, तो गुणा ही करना है केवल इसमें आपको। तो बच्चों कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम कितना है भाई 40 इंटू एल कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2, मात्रा क्या आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना आ गया ये, तो देखो 40 बन 200 इंटू 10⁻⁻2, तो कैंसिल हो जाएगा इससे 0, तो एम कितना आ गया भाई 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम कितना आ गया 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कर सकते हैं सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड वाली क्वेश्चन है। ओके, चलो सेकंड एग्जांपल देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल है आपका। सेकंड एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। क्या कह रहे हैं, एग्जांपल 2 आपसे कह रहा है एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर है। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली कैसी है, वृत्ताकार। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण कितना दिया हुआ है 5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर, 5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ओके, क्या कह रहा है आगे, यदि इसकी त्रिज्या आती तो धारा दुगनी कर दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इसकी त्रिज्या आदि तथा धारा, त्रिज्या तो क्या कर दे इसकी आधी कर दे, और धारा क्या कर दे दुगनी कर दे। धारा दुगनी कर दे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान मूल चुंबकीय आघूर्ण का कितना गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। दुगनी कर दे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान मूल चुंबकीय आघूर्ण का कितना गुना हो जाएगा।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अब सॉल्यूशन देखिए इसका। तो क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहा है। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, उसका हमें चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण आपको दिया हुआ है, कैपिटल एम आपको दिया हुआ है, कितना 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहे थे इसकी त्रिज्या आधी। तो सपोज करो पहले त्रिज्या थी आर और पहले धारा थी आई, और अब जो त्रिज्या हो गई वो है आर डैश। तो कह रहे थे इसकी त्रिज्या आधी, यानी आर डैश का मान r/2 आधी कर दे, धारा दुगनी कर दे। मान लो अब धारा हो गई आई डैश, तो धारा क्या हो गई 2i। पहले त्रिज्या कितनी थी r, तो अब r/2 कर दी, उसको मैंने r डैश मान लिया। पहले धारा कितनी थी i, तो धारा दुगनी हो गई 2i हो गई, उसको मैंने क्या मान लिया i डैश मान लिया। धारा दुगनी कर दे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान मूल चुंबकीय आघूर्ण का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों आपको पता है कि लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चूंकि धारावाही लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण है, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, बताओ क्या होता है फॉर्मूला। तो आपको पता है कि m इज इक्वल टू NIA, क्लियर है, NIA। तो a को मैं त्रिज्या के रूप में लिख लेता हूं, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया NIA का मतलब पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम बात करें कि जब धारा I ना होकर I डैश हो जाए, त्रिज्या R ना होकर R डैश हो जाए, तो उस समय चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, उसको मैं कुछ अलग मान लेता हूं। देखो आते हैं M डैश की अगर मैं बात करूं तो आप इसी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूं बताओ। n तो फेरों की संख्या है, I की जगह क्या हो गया I डैश हो गया, पाई पाई रहेगा, R की जगह क्या हो जाएगा R डैश हो गया, R डैश स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2। तो कह रहा है कितना गुना हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूं 2 में 1 का भाग दे देता हूं। तो समीकरण 2 में हम 1 का क्या दे दें बच्चों, भाग दे दें। तो m डैश अपॉन m कितना आएगा, देखो m डैश की वैल्यू कितनी है, m डैश हमारे पास है n i डैश पाई r स्क्वायर अपॉन m कितना है n i पाई r स्क्वायर, ठीक है। जो n से n कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो वैल्यू रखें यहां पे आप। तो m डैश अपॉन m इज इक्वल टू i डैश है बच्चों 2i, तो i डैश को मैं लिख रहा हूं 2i, और r डैश कितना है r/2, तो r/2 का स्क्वायर होगा r²/4, ठीक है। r डैश का मतलब क्या हो गया r/2, तो r डैश का स्क्वायर r²/4, तो देखो i से i कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 दूनी 4, यानी हमारे पास जो m डैश मिलेगा, m को उधर ले जाओ, क्या हो गया m/2। तो कितना हो गया बच्चों, ये तो आधा हो गया, क्योंकि m था पहले, अब m/2 हो गया। m कितना है 5 आपको दे रखा है, तो m डैश इज इक्वल टू 5/2, यानी कितना आ गया 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कितना गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों आज का टॉपिक, और 2 क्वेश्चन हमने करे। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।